दुनिया एक और जंग में दाखिल होती दिख रही है। एक महीने से ऊपर हो चला है और ईरान और अमेरिका के बीच तनाव बढ़ता जा रहा है। बात शुरू हुई थी ईरान में चल रहे प्रोटेस्ट से। ट्रंप ने कहा कि प्रदर्शनकारियों का दमन किया तो हमला कर दूंगा। ईरान ने कहा कि ये प्रदर्शनकारी नहीं है, दंगाई हैं। कौन से प्रदर्शनकारियों के पास बंदूक और बम होते हैं। खैर, दिन बीते, समय निकल गया और फिर धीरे धीरे अमेरिका और इसराइल के सुर बदलने लगे। वो रेजीम चेंज की वकालत करने लगे और अब आलम यह है कि अमेरिकी नौसेना का एक बेड़ा ईरान के आसपास समंदर में मंडरा रहा है। कुछ जहाज़ अमेरिका ने इसराइल के पोर्ट्स पर भी भेज दिए हैं। ईरान के आसपास अमेरिका अपने सर्विलेंस प्लेन्स उड़ा रहा है, माने वो पल पल की जानकारी ट्रंप तक पहुंचा रहे हों। ईरान ने भी 1000 ड्रोन तैयार रखे हैं, 3000 मिसाइल्स रेडी टू लॉन्च बता रहे हैं वो। और दुनिया में क्या चल रहा है, एक तरफ 1000 ड्रोन्स और ढेर सारी मिसाइल हैं, दूसरी तरफ ट्रंप की ग्रेट आर्माडा है। दुनिया कर रही है मीटिंग। अरब घबराए हुए हैं कि जंग की आंच उन तक ना आ जाए, हमें तेल से पैसा कमाने दो, इसमें खलल नहीं पड़ना चाहिए। पुतिन भी अरब लीडर से मिलने वाले हैं। MBS के भाई अमेरिका पहुंच गए हैं। ट्रंप और रूबियो से वो बात कर रहे हैं। इधर ईरान के विदेश मंत्री तुर्की गए हैं या अर्दवान मामला सुलझाने की कोशिश कर रहे हैं। खबर है कि वो ईरान के प्रेसिडेंट मसूद पेजेश्कियान और ट्रंप के बीच एक वीडियो कॉल करवाना चाहते हैं ताकि दोनों राष्ट्रपति आपस में बात सुलझा सकें। दुनिया एक तरफ आग में पानी डालने की कोशिश कर रही है, पर ट्रंप कह रहे हैं कि न्यूक्लियर डील नहीं हुई तो हमला करूंगा। ईरान कह रहा है कि हमला किया तो हम तबाही मचा देंगे, पिछली बार से ज़्यादा भयानक जवाब देंगे। कुल मिलाकर स्थिति नाजुक है। हमले की आशंका अभी भी है, लेकिन हमला कब होगा ये कोई नहीं जानता। क्या हमला होगा ये बात भी पुख्ता हम नहीं जानते। कयास लग रहे हैं, लड़ाई की तैयारी है और दुनिया में है बेचैनी। आज के राजदूत में इन्हीं सब पर बात होगी। नमस्कार, स्वीकार कीजिए निखिल का आप खबर गांव का डेली इंटरनेशनल बुलेटिन राजदूत देख रहे हैं। उनतीस जनवरी के राजदूत में हमने आपको बताया था कि अमेरिका का एयरक्राफ्ट कैरियर USS अब्राहम लिंकन अपने स्क्वाड के साथ ईरान की तरफ बढ़ रहा है। बीते रोज तक लग रहा था कि अमेरिका ईरान पर दबाव बनाने की कोशिश कर रहा है, शायद ईरान पर हमला न करे, बस उसे बातचीत करने के लिए मना ले। क्योंकि जब जून 2025 में उसने ईरान पर अटैक्स किए थे तो तैयारी इस बार से कहीं ज़्यादा बड़ी थी। लेकिन एक दिन बीता और अमेरिका ने अपनी तैयारी वाला जो गेम था उसको अप कर लिया। अब अमेरिकी नौसेना का गाइडेड मिसाइल डिस्ट्रॉयर USS टेलबर्ट डी ब्लैक सुएज कैनाल को पार करते हुए रेड सी चला गया है और फिर इसराइल के इलाद पोर्ट पर उसने लंगर डाल दिया है। इसके साथ ही अमेरिकी सर्विलेंस प्लेन्स भी अपनी एक्टिविटीज़ बढ़ा रहे हैं। P-8 पोसाइडन, E-11A और E-3G सेंट्री समंदर में सर्विलेंस में काम आते हैं, वो भी ईरान के आसपास के एरिया में सक्रिय हैं। एक्सपर्ट्स बता रहे हैं कि ये सब एक्टिविटीज़ तब की जाती हैं जब किसी देश पर हमला करने के लिए जानकारी जुटाई जाती है, उसकी तैयारी की जाती है। इनका काम दुश्मन की तैयारी को समझना, उसकी प्रतिक्रिया के पैटर्न को पकड़ना और युद्ध के मैदान की पूरी पिक्चर प्रेजेंट करना होता है। यानी साफ है कि अमेरिका बयानबाजी सिर्फ नहीं कर रहा है, वो हर ऑप्शन को टेबल पर रख रहा है। और यहीं पर सबसे बड़ा सवाल खड़ा होता है कि क्या इतनी सैन्य तैयारी अपने आप में इस बात का सबूत है कि हमला होगा। इस सवाल का जवाब सीधा तो नहीं है हमारे पास, क्योंकि अमेरिका के सामने ईरान कोई आसान लक्ष्य नहीं है। ईरान की सेना का स्ट्रक्चर इराक, अफगानिस्तान, लीबिया या वेनेजुएला जैसा नहीं है। ईरान ने दशकों से खुद को इस तरह तैयार किया है कि वो किसी भी बाहरी हमले को झेल सकता है। फिर उसके पास ईरान की सेना से भी ज़्यादा तेज़ और ख़तरनाक IRGC है, जिसे EU ने आज ही आतंकवादी संगठन घोषित कर दिया है। हम इस पर भी आएंगे। पर आप देखिए कि ईरान की न्यूक्लियर या बैलिस्टिक मिसाइल फैसिलिटीज़ केवल 1 या 2 ठिकानों तक सीमित नहीं है। ये देश के अलग अलग हिस्सों में बनाई गई हैं। कई जगह पहाड़ों के नीचे हैं, ज़मीन के भीतर, यानी ऐसी जगहों पर हैं जहां पहुंचना मुश्किल होगा। जून 2025 में हुए 12 डे वॉर में अमेरिका और इसराइल ने मिलकर ईरान के कुछ ठिकानों को निशाना बनाया था। उस समय दावा किया गया कि ईरान के मिसाइल और न्यूक्लियर प्रोग्राम के स्ट्रक्चर को नुकसान पहुंचा है, लेकिन इसके बाद खुद इजरायली इंटेलिजेंस ने माना कि इसराइल ने अपना बैलिस्टिक मिसाइल प्रोग्राम दोबारा रिवाइव कर लिया है। यानी जितनी मिसाइल उनकी खर्च हुई थी या जिनको लॉन्चर्स को इसराइल ने तबाह किया था या दावा किया था, अब खबर है कि ईरान ने कुछ हद तक उसकी भरपाई कर ली है। इसका मतलब ये हुआ कि एक सीमित हमला ईरान की सैनिक क्षमता को निर्णायक रूप से ख़त्म नहीं कर पाएगा, इवेपोरेट नहीं कर देगा उनके डिफेंसेस को, क्योंकि उनके पास भी पलटवार के लिए मिसाइल है। S-400 भी कह रहे हैं कि एक रेजिमेंट उनके पास है। यानी
रिजीम चेंज अगर करना है तो बहुत बड़ा हमला करना होगा। और जितना बेलिजरेंट अमेरिका है उतना ही ईरान भी दिखने की कोशिश कर रहा है। ईरान की सेना ने 29 जनवरी को बताया कि उसने 1000 ड्रोन तैयार किए हैं, हमला किया तो उनकी मदद से वो जवाबी हमला करेंगे। कुछ मेरी रिपोर्ट्स कहती हैं कि ड्रोन्स के साथ साथ ईरान ने 3000 मिसाइल्स भी रेडी रखी हैं। हालांकि इसकी अभी तक कोई आधिकारिक पुष्टि नहीं हुई है। जो बात कयास है उसे कयास की तरह और जो फैक्ट है उसे फैक्ट की ही तरह हम बताने की यहाँ कोशिश कर रहे हैं। इसलिए कहा जा रहा है कि इस बार ईरान की प्रतिक्रिया तेज हो सकती है। वैसे पिछली बार भी ईरान ने इजराइल के मिलिट्री सेंसिटिव इलाकों को स्ट्राइक करने की कोशिश की थी, वहां दर्जनों घर और कई बिल्डिंग्स नष्ट की थी। ईरान ने तब दावा किया था कि उसने मोसाद के ऑफिसेस को नष्ट किया है। दर्जनों मौतें इजराइल में भी हुई थी, लेकिन इजराइल ने मीडिया पर उस तबाही की रिपोर्टिंग करने पर रोक लगा दी थी। इस वजह से वहां से बहुत सारी जानकारी बाहर नहीं आ पाई। लेकिन ईरान ने कहा है कि अगर अमेरिका हमला करता है तो इसका असर पिछली बार से भी ज़्यादा भयानक होगा और इजराइल को टारगेट किया जाएगा। ईरान पहले कह चुका है कि वो इजराइल को इस संघर्ष से अलग मानेगा नहीं। अगर हमला होता है तो स्थिति और बिगड़ेगी और जंग लंबी खिंच सकती है। अगर जंग लंबी खिंचती है तो ईरान स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज को बंद कर सकता है, जहां से दुनिया का बहुत सारा तेल आता है। अगर ये बंद होता है, जलडमरू मध्य है ना, पर्ल स्ट्रेट जैसा अपने यहाँ है, तो इसका सीधा असर तेल की कीमतों पर पड़ेगा। अभी खबर ये भी आई है कि ईरान यहाँ मिलिट्री ड्रिल्स कर रहा है, यानी उसकी आगे की तैयारी हो रही है। अगर ऐसा होता है तो इसका असर अमेरिका पर भी पड़ेगा। कैसे? वो इंपोर्ट तो नहीं करते गल्फ से अब तेल, लेकिन दुनिया में जब भी ऑयल प्राइस बढ़ता है उसका असर पूरी दुनिया की महंगाई पर पड़ता है। ऑयल प्राइस वैसे भी अमेरिकी चुनाव में एक मुद्दा होता है, वहाँ के लोग इसका गणित अच्छे से समझते हैं। कीमत में अगर कोई बड़ा उछाल आता है तो सीधे आम मतदाता पर पड़ेगा, और मिड टर्म इलेक्शंस करीब हैं। ट्रंप ने कहा हुआ है कि वो एक जंग विरोधी नेता हैं, एंटी वॉर लीडर। नहीं चाहते कि अमेरिकियों का पैसा और खून दूसरों की जंग लड़ने में लगे, इसलिए यूरोप से हाथ पीछे खींच रहे हैं। लेकिन ईरान का जहां नाम आता है वो तुरंत बेलिजरेंट हो जाते हैं, हमले की बात करने लगते हैं। ऐसे में आलोचक कहते हैं कि यूरोप को वो अकेला छोड़ रहे हैं और इजराइल को बचाने के लिए अपना सब कुछ दांव पर लगाने के लिए तैयार हैं। क्यों? आपको याद होगा कि चार्ली कर्क की हत्या के बाद ईरान का मुद्दा अमेरिकी राजनीति में कितना बड़ा हो गया था। पहले खुद चार्ली कर्क ईरान पर हमले के विरोध में थे, फिर जब उनकी हत्या हो गई तो उसके बाद रिपब्लिकन पार्टी को सपोर्ट करने वाले बड़े बड़े इन्फ्लुएंसर जैसे टकर कार्लसन, कैंडी ओवेंस भी ट्रंप के खिलाफ ही नजर आए। हिस्टोरिकली टकर कार्लसन एंड कंपनी जो है, जो फार राइट है विद इन मागा भी, वो इजराइल की मुखालफत करते रहे हैं। इनका एक अलग एंगल, उस पर कभी और बात करेंगे। इस बार भी जब ईरान के खिलाफ हमले की तैयारी हो रही है तो वैसा ही माहौल तैयार होता दिख रहा है। और अगर ऐसा माहौल ट्रंप के खिलाफ ज़्यादा बनता है तो मिड टर्म में उनके लिए दिक्कत हो सकती है, क्योंकि ये जिन इन्फ्लुएंसर्स की हम बात कर रहे हैं उनकी फॉलोइंग करोड़ों में है। ज़्यादातर ट्रंप समर्थक इनको फॉलो करते हैं, और मिड टर्म्स में अगर ट्रंप का गेम बिगड़ता है तो उनका जो बचा हुआ 2 साल का कार्यकाल है उसमें वो नाम मात्र के प्रेसिडेंट रह जाएंगे। अच्छा, अगर ट्रंप हमला नहीं करते हैं तो भी उनके लिए दिक्कत हो सकती है, क्योंकि इजरायली लॉबिंग इतनी मजबूत है यूएस में कि वो किसी भी चुनाव पर असर डालती है। नेतन्याहू चाहते हैं कि अमेरिका ये हमला करें, बस वो सही टाइमिंग का इंतजार कर रहे हैं। अभी जब जनवरी 2026 में प्रदर्शन तेज हुए थे तब कहा जा रहा था कि अमेरिका ने हमले की पूरी तैयारी कर ली थी ताकि रिजीम चेंज करवाया जाए, लेकिन एनवाईटी के मुताबिक, न्यूयॉर्क टाइम्स अमेरिकी अखबार है, उसके मुताबिक नेतन्याहू ने ही उस समय हमले को रुकवाया, क्योंकि इजराइल के हिसाब से टाइमिंग सही नहीं लग रही थी। इजरायली एस्टैब्लिशमेंट का मानना था कि उसने ईरान के अंदर जो अपना जासूसी नेटवर्क स्थापित किया था वो उस समय सही से काम नहीं कर पाया, इसलिए हमले की स्थिति में भी रिजीम चेंज का प्लान सफल नहीं होता, इसलिए हमला करना ठीक नहीं था। जनवरी की बात कर रहे हैं जब शुरू में प्रदर्शन हो रहे थे। एक और बार लौटते हैं मिड टर्म्स पर। ईरान में जंग अगर हो जाती है तो उससे पड़ने वाले घरेलू असर को आप मिड टर्म में ही देंगे, और ये असर सिर्फ घरेलू मुद्दा नहीं रह जाएगा। ईरान मिडिल ईस्ट में है, अगल बगल कई खाड़ी देश हैं, कई अमेरिका के पक्के दोस्त हैं, वहाँ अमेरिका के सैनिक अड्डे हैं। अगर हमला होता है तो मिडिल ईस्ट समेत इसका बुरा असर पूरी दुनिया पर पड़ेगा। इसलिए अब जानते हैं कि दुनिया इस तनाव पर किस तरह से रिएक्ट कर रही है। अरब दुनिया का रुख साफ है, वो इस युद्ध का हिस्सा नहीं बनना चाहती, न ज़मीन देना चाहती, न एयर स्पेस। सऊदी अरब से शुरुआत करते हैं क्योंकि वही इस पूरे अरब पावर का अभी केंद्र है। सऊदी अरब के रक्षा मंत्री प्रिंस खालिद बिन सलमान MBS के छोटे भाई हैं, वॉशिंगटन गए हैं, ईरान के मसले पर भी बात करने वाले हैं। कई बड़े नेताओं से, मार्को रूबियो से भी उनकी मुलाकात या तो हो गई है या तो होने वाली है। कुछ दिन पहले ही सऊदी अरब ने कहा था
कि वो अपनी ज़मीन और एयर स्पेस को ईरान के खिलाफ हमले में इस्तेमाल नहीं होने देना चाहता। MBS के बयान और उनके छोटे भाई के अमेरिका जाने से ये मत समझिएगा कि वो ईरान को समर्थन देना चाहते हैं या शिया सुन्नी भाई भाई हो गए, ऐसा नहीं है। सऊदी अरब को चाहिए सिक्योरिटी, वो नहीं चाहता कि ईरान की तरफ से उस पर हमला हो, और अगर ऐसा हो तो अमेरिका उससे बचाए भी, क्योंकि उनका एक बार भ्रम 2019 में टूट चुका है कि यूएस बचा लेता है। क्या हुआ था तब? 2019 में सऊदी अरब की अवकैक और खुरैस तेल प्रोडक्शन यूनिट्स पर हमला हुआ था। ड्रोन और क्रूज मिसाइल इसमें इस्तेमाल हुए। औपचारिक तौर पर इसकी जिम्मेदारी यमन के हूती विद्रोहियों ने ली, लेकिन हमले की रेंज और उसकी सटीकता को देखकर पश्चिमी देशों ने कहा कि इसके पीछे ईरान के लोग हैं। सऊदी अरब ने भी ये बात समझी, पर हमला सीधे ईरान ने किया नहीं था, अपने प्रॉक्सी नेटवर्क के जरिए किया था। तो सऊदी अरब तुरंत एंटी ईरान एक स्टेप ले नहीं पाया। उन्होंने ये देखा कि ईरान ने हमारी सबसे अहम नस पर वार कर दिया, अपनी क्षमता दिखा दी, और हम सीधे जवाब भी नहीं दे पाए। हमले से सऊदी अरब की लगभग आधी तेल सप्लाई कुछ वक्त के लिए ठप हो गई थी और पूरी दुनिया के तेल बाजार में हलचल भी मच गई थी। सऊदी अरब सालों से मानता रहा कि उसकी ऑयल प्रोडक्शन यूनिट्स यूएस के हाईटेक एयर डिफेंस की वजह से सुरक्षित हैं। 1951 से ही अमेरिका सऊदी अरब को सुरक्षा देता आया, खासतौर पर उसकी ऑयल प्रोडक्शन यूनिट्स को। लेकिन कम लागत वाले ड्रोन और मिसाइल्स सैकड़ों किलोमीटर उड़कर अंदर घुस गए और सबसे सेंसिटिव ठिकानों पर उन्होंने एक्यूरेटली वार किया। इससे साफ हुआ कि सऊदी अरब का पूरा सुरक्षा ढांचा कागजी भरोसे पर टिका हुआ था। इससे सऊदी अरब को अमेरिकी सुरक्षा गारंटी पर शक हुआ, साथ साथ उसे ईरान की ताकत का अंदाजा भी हुआ। इसलिए जब आप पढ़ें या सुने कि MBS ईरान के खिलाफ हमला न करने के लिए कह रहे हैं, तो समझ जाएं कि उन्हें अपना फायदा देखना है, अपना पैसा कमाना है ऑयल से, नहीं तो बगल में यमन है ही, वहां से ईरान हुक्म करेगा हूतियों को और फिर 2019 जैसा हमला हो सकता है। इसमें लेकिन हम एक चीज़ जोड़ देते हैं कि जो स्थिति 2019 में थी, जो क्षमता ईरान की 2019 में थी, जो क्षमता हूतियों की 2019 में थी, अब नहीं है, बहुत डिग्रेड हो चुके हैं। UAE पर आइए आप। UAE आधिकारिक तौर पर अब्राहम अकॉर्ड का हिस्सा है ना, इजराइल से उनकी बात हुई है, ईरान से नहीं बनती है UAE की। अंदर खाने वो इजराइल से हथियार भी खरीदता है। 2025 में खुलासा हुआ था कि UAE ने इजरायली डिफेंस फर्म एल्बिट सिस्टम से $2 बिलियन से ज़्यादा के हथियार खरीदे, पर अगैन ईरान से दुश्मनी भी वो नहीं चाहता है खुले में। अगर इजराइल का UAE ने समर्थन किया या इस अमेरिकी हमले का भी समर्थन कर दिया तो ईरान की मिसाइल दुबई जैसे शहरों पर गिर सकती है। इसलिए उनके अमीरात में उन्होंने बहुत इन्वेस्टमेंट किया है, वो नहीं चाहते हैं कि वहाँ कोई बर्बादी हो। इसीलिए UAE खुलकर तनाव कम करने की बात करता है। अभी रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन से भी UAE के नेता इस मसले पर बात करने वाले हैं कि समझाओ। कतर की भूमिका और जटिल है। कतर अमेरिका का एक बड़ा सैनिक साझेदार है, वहाँ अमेरिकी एयर बेस है। इसके बावजूद कतर ने ईरान के साथ संवाद के दरवाजे खुले रखे हैं। मिडल ईस्ट में वैसे कभी कहीं भी कुछ होता है, कतर बहुत छोटा मुल्क है, लेकिन कतर अपने लिए एक कुर्सी वहाँ ढूंढ लेता है टेबल पे। कतर जानता है कि वो मध्यस्थता करवाने में अच्छा है। तालिबान, हिजबुल्लाह, हमास, सबकी बात वो इजराइल और अमेरिका से करवाता है, वो भी तनाव कम करने की बात कह रहा है। ओमान पे आइए। ओमान की विदेश नीति भी बैक चैनल डिप्लोमेसी पर टिकी रही है। 2015 की न्यूक्लियर डील से पहले ईरान और अमेरिका के बीच जो गुप्त बातचीत हुई उसमें ओमान की भूमिका भी निर्णायक थी। इसलिए वो भी चाह रहा है कि यह तनाव कम हो और खुली लड़ाई न हो। इन सभी देशों को जोड़ने वाला एक साझा डर है स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज। ये जो सी वे है, ईरान सिर्फ दबाव बनाने के लिए इस्तेमाल नहीं करता है, बल्कि अरब दुनिया की ये वास्तव में जीवन रेखा है। यहीं से अरब देशों का जो तेल है दुनिया को जाता है। ये बंद होता है तो एक्सपोर्ट पे लग जाएगा बट्टा, पैसा आएगा नहीं। इसलिए अरब देश इस बार एक सुर में कह रहे हैं कि वो युद्ध नहीं चाहते। नैतिक घोषणा नहीं है, वो अपना स्वार्थ देख रहे हैं, ठीक कर रहे हैं। अच्छा, अब अरब दुनिया अमेरिका को वैसा सर्वशक्तिमान सुरक्षा का गारंटर भी नहीं मानती जैसे पहले माना जाता था। इराक और अफगानिस्तान में अमेरिका की वापसी हुई है। सीरिया के हालात स्टेबल करने में अमेरिका ने कुछ चीज़ें की, लेकिन वो पूरी तरह सक्सेसफुल नहीं रहे। अंत में उन्हें एक आतंकवादी, जिसको पहले कहते थे, उसी को बैठाना पड़ा। फिर कतर में जब इजराइल ने बम मारा तो ये भरोसा और टूटा कि US गारंटी का कोई फ़ायदा नहीं है। इसलिए ये देश नहीं चाह रहे कि इस बार लड़ाई फैले और अमेरिका हमें फिर से दगा दे दे और हम कुछ कह भी ना पाएँ, है ना। अब्यूसिव बॉयफ्रेंड जिस तरह का होता है, आप उससे झगड़ना नहीं चाहते, उस तरह की इनकी स्थिति हो गई है अरब मुल्कों की। चाहते हैं कि हम पर कोई आंच ना आए, क्योंकि मिडल ईस्ट के देशों में सबसे ताकतवर आर्मी अभी तो ईरान की है बूट्स ऑन ग्राउंड के मामले में, और वो आसानी से अरब देशों का बुरा हाल
कर सकते हैं अगर आमने सामने की लड़ाई होती है तो, और यूएस उनके रेस्क्यू को नहीं आता है तो। अब यूरोप आइए। ईयू ने ईरान के रेवोल्यूशनरी गार्ड कोर को आतंकवादी संगठन घोषित किया है। वही यूरोप है जो एक समय ईरान के लिए ट्रंप से भी भिड़ गया था, उनके फैसले के खिलाफ गया था। 2015 में ईरान, यूरोप और अमेरिका ने मिलकर न्यूक्लियर डील साइन की। तय हुआ कि ईरान बम नहीं बनाएगा, हम आपको धंधा पानी करने देंगे, आपके जो अकाउंट का पैसा फ्रीज हो रखा है उसको रिलीज करेंगे। बढ़िया व्यवस्था बनी, लेकिन ओबामा ने डील करवाई थी और उनके बाद आए ट्रंप, दो एक्सट्रीम। ट्रंप आए तो उन्होंने इस डील से अमेरिका को अलग किया और अमेरिकी प्रतिबंध ईरान पर फिर लगाए। तब फ्रांस, जर्मनी और ब्रिटेन ने कहा था कि अमेरिका अलग होना चाहे तो अलग हो जाए, हम तो डील कंटिन्यू करना चाहते हैं। इन तीन देशों ने मिलकर ईयू चीफ को मनाया कि हम ईरान से धंधा करेंगे, सीमित सही पर करेंगे। यूरोप ने तब इंस्टेक्स जैसा मैकेनिज्म खड़ा किया ताकि अमेरिकी प्रतिबंधों के बावजूद ईरान के साथ व्यापार जारी रहे, लेकिन यह व्यवस्था तब चल नहीं पाई क्योंकि यूरोपियन कंपनियां अमेरिकी सेकेंडरी सैंक्शन से डर गईं। इन्हें डर लगा कि अगर ईरान से धंधा वो करते रहेंगे तो अमेरिकी मार्केट से बाहर कर दिए जाएंगे। किसी ने, जितने ये लोग बात कर रहे थे बड़ी बड़ी, किसी ने ईरान में निवेश नहीं किया, किसी ने बैंकिंग चैनल नहीं खोले, स्विफ्ट से उनको बाहर रखा हुआ है, और नतीजा ये हुआ कि ईरान को डील से मिलने वाला आर्थिक फायदा कभी नहीं मिला। ईरान ने इसे धोखा माना। वहीं यूरोप को लगा कि उसके पास अमेरिका के आर्थिक दबदबे का कोई जवाब नहीं है। भले यूरोप की वो व्यवस्था उस समय सफल नहीं हो पाई, लेकिन ट्रंप के खिलाफ जाने की हिम्मत उस समय यूरोप ने की तो थी। वही यूरोप आज ट्रंप के सामने भीगी बिल्ली बना हुआ है, उनकी हाँ में हाँ मिला रहा है। नेटो चीफ डैडी बुलाते हैं और उसी का नतीजा हमें ईरान के केस में भी देखने को मिला है। ईरान की IRGC को 30 जनवरी को ईयू ने आतंकवादी संगठन घोषित किया। अब इतने साल क्यों नहीं किया, इसका जवाब ईयू को देना चाहिए। अगर वो IRGC को ईविल मानते हैं तो अभी तक चुप क्यों बैठे थे। यानी यहाँ भी ट्रंप फैक्टर है। जानकार भी कहते हैं कि ईयू के इस फैसले के पीछे ट्रंप का ही दबाव है। यूरोप ने ईरान को गच्चा दिया, ऐसे वक्त में दिया जब उस पर बड़े हमले का खतरा है। पर एक ऐसा देश है जो यूरोप के भी करीब है, अमेरिका के भी करीब है, अरबों के भी करीब है और ईरान के भी करीब है। सबके करीब कौन? अर्दोआन। हम तुर्की की बात कर रहे हैं। अभी ईरान के विदेश मंत्री अब्बास अरागची तुर्की में हैं। वहां अर्दोआन से भी उनका मिलने का प्लान है। तुर्की की मीडिया में खबर चल रही है कि वो ट्रंप और पेजेश्कियान की बात करवाना चाहते हैं। संभव है कि दोनों नेता एक वीडियो कॉल पर बात करें। तुर्की की बात हुई, अब रूस पे आते हैं। पुतिन इस पूरे ईरान अमेरिका तनाव में सबसे ज़्यादा गलत समझे जाने वाले किरदार हैं। बाहर से देखने पर ऐसा लगता है कि रूस और ईरान एक ही खेमे में खड़े हैं। यूक्रेन युद्ध ने दोनों देशों को करीब भी लाया है। हथियारों और ड्रोन की बात इनके बीच होती है और पश्चिम के खिलाफ दोनों की भाषा मिलती जुलती है, लेकिन असलियत इससे बहुत अलग है। ईरान रूस का दोस्त है, लेकिन ज़रूरत भर का। रूस अच्छी तरह जानता है कि अगर ईरान और अमेरिका के बीच सीधा युद्ध छिड़ता है तो वो लड़ाई रूस के हितों से एकदम बाहर है। यूक्रेन युद्ध की वजह से पहले ही रूस पर दबाव है। ऐसे में पुतिन के लिए दूसरा मोर्चा खोलना आत्मघाती होगा। रूस न तो अमेरिका से सीधे टकराव की हालत में है, न ही उसकी ऐसी कोई ज़रूरत है कि वो ईरान के लिए इतना बड़ा जोखिम उठाए। इसके बावजूद रूस ईरान को पूरी तरह अकेला शायद नहीं छोड़ेगा। सीरिया के उदाहरण से स्थिति समझ सकते हैं। रूस और ईरान दोनों ने असद सरकार को बचाया, लेकिन दोनों की भूमिकाएं अलग रहीं। रूस ने असद के समर्थन में हवाई हमले किए, अल-कायदा और आईसिस के अड्डों को निशाना बनाया, और ईरान ने ज़मीन पर अपना खुद का नेटवर्क खड़ा किया। वहाँ भी ईरान के प्रॉक्सीज ने काम किया। हिजबुल्लाह के लोग रहते थे, IRGC के कमांडर सीरिया जाते थे। रूस और ईरान वहाँ साथ थे, लेकिन एक दूसरे के लिए नहीं लड़े। आज भी सीरिया में रूस इजरायली हमलों को रोकता नहीं है, भले ही उनमें ईरानी ठिकाने निशाने पर हों। साफ संकेत है कि रूस ईरान की हर लड़ाई अपनी नहीं मानता। स्पेशली रूस का एक अपना यूनिक उनका रिलेशनशिप है इजराइल के साथ, वो उसको डैमेज नहीं करना चाहते हैं। अगर ईरान पर हमला होता है तो पुतिन बस बयानबाजी तक सीमित रहने वाले हैं। संयुक्त राष्ट्र में विरोध जता देंगे, P5 में मूव कर देंगे कोई मोशन, एक दो अरब नेताओं से मिल लेंगे जैसे अभी वो UAE के नेताओं से मिलने वाले हैं। थोड़ा बहुत ये संभव है कि रूस ईरान को कुछ इंटेलिजेंस दे दे, लेकिन उससे ज़्यादा नहीं। खुला सैनिक समर्थन देने की संभावना कम है। रूस बिजी है और जानता है कि ऐसा करना सीधे अमेरिका से टकराना होगा। एक जगह पहले ही आप टकरा रहे हो। रूस की एक और बड़ी चिंता है कि ईरान में रूस के न्यूक्लियर और एनर्जी प्रोजेक्ट्स हैं। रूसी इंजीनियर और सैकड़ों कर्मचारी वहां मौजूद हैं। अगर युद्ध के दौरान इन जगहों पर हमला होता है तो रशियन लाइफ्स खतरे में आ सकती हैं।
तो शॉर्ट में यही समझ सकते हैं कि पुतिन ईरान को बचाने नहीं जाएंगे, वो ईरान को तब तक मदद भी नहीं देंगे जब तक उनका कोई बड़ा हित प्रभावित न होता हो। अब इजराइल को डिस्कस करते हैं। ईरान के बाद अगर कहीं सबसे ज्यादा हलचल होगी इस तनाव से तो इजराइल है, और साथ में ही करेंगे हमला। अगर करेंगे तो अकेले अगर यूएस करता है तो ईरान इजराइल को घसीटेगा। 12 डे वॉर में इजराइल का साथ देने अमेरिका कूदा था। ईरान की अमेरिका से जो दुश्मनी है उसकी सबसे बड़ी वजह बाय द वे इजराइल है। कायदे से ये जो तनाव आप देख रहे हैं वो जंग इजराइल की है, लेकिन अमेरिका उसकी तरफ से लड़ रहा है। अब ईरान तो इजराइल को अमेरिका की एक टेरिटरी की तरह देखता है, एक वसाल स्टेट, इसलिए उसने हमले की आशंका के बीच इजराइल पर मिसाइल गिराने की धमकी दे दी है। इसलिए नेतन्याहू मीटिंग पर मीटिंग कर रहे हैं। 15 जनवरी के आसपास ट्रंप ईरान पर हमला करने वाले थे, लेकिन उस समय नेतन्याहू ने रोका, और अभी ये बात कोई नहीं जानता कि इजराइल के मन में एग्जैक्टली क्या चल रहा है। अभी की खबर यह है कि लेबनान बॉर्डर पर अपने डिफेंस सिस्टम को वो मजबूत कर रहे हैं। तो इजराइल हो या अमेरिका, दोनों का अंतिम लक्ष्य यही है कि ईरान में रिजीम चेंज हो जाए। अरब देश भी चाहते हैं। वैसे दोनों देश जानते हैं कि एक सीमित हमला ईरान की सरकार को गिरा नहीं पाएगा, लेकिन उनका ये भी मानना है कि अगर अटैक घातक होता है तो ईरान में बैठे उनके लोग अंदरूनी अस्थिरता ला सकते हैं और हालात को बदल भी सकते हैं। लेकिन अभी तक ये कॉम्बिनेशन बन नहीं पाया है। 12 डे वॉर में हमला हुआ, बड़े नेता और कमांडर्स मारे गए, लेकिन अंदरूनी बगावत नहीं हुई। जनवरी 2026 में प्रोटेस्ट हुए, हज़ारों लोगों की जान गई। ट्रंप ने कहा कि मैं हमला करूंगा, लेकिन अभी तक किया नहीं, क्योंकि मसला टाइमिंग का हो रहा है। तो ताकत दिखाना और ताकत का इस्तेमाल करना, दोनों में फ़र्क है। अमेरिका इस वक्त उसी बिंदु पर खड़ा है, उसके पास सारे विकल्प हैं, लेकिन हर विकल्प के साथ जोखिम है। हमला करना आसान नहीं है और हमला नहीं करना भी आसान नहीं है। अगर अमेरिका हमला करता है तो वो एक ऐसे संघर्ष में उतर जाएगा जिसका अंत उसके हाथ में नहीं होगा, और अगर वो हमला नहीं करता तो उसकी धमकियों की जो विश्वसनीयता है, उसका जो वज़न है, वो कम हो जाएगा। इसलिए ईरान, इजराइल, अमेरिका, अरब देश, पुतिन, चीन, सब जगह लगातार मीटिंग्स चल रही हैं ताकि कोई हल इसका निकल ही जाए। इसी नोट पर हम राजदूत का ये एपिसोड समाप्त करते हैं। इसे साजिद ने लिखा और सर्वेश ने रिकॉर्ड किया। आप देखते रहिए खबरगांव।